सीजन 2 की शुरुआत में हम वेंसडे एडम्स को देखते हैं, जो हमारी कहानी की हीरोइन है, जिसे एक सीरियल किलर ने बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था, जो उसे मारना चाहता था। लेकिन वेंसडे निडर और बहादुर थी और वो बताती है कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। और ये कहानी 6 हफ्ते पहले चली जाती है, जब वेंसडे ने गुडी एडम्स की किताब से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया। और उसका बचपन से एक ही सपना था कि वो मशहूर सीरियल किलर को ढूंढकर उसे हरा दे, जो छोटी बच्चियों को ढूंढ कर उन्हें मारता था। फिर एक दिन किलर गलती से क्राइम सीन पर अगवा हुई बच्ची का खिलौना गिरा देता है, जिसे वेंसडे के साथ ही हाथ ने उठा लिया। उस हैंड का नाम थिंग होता है। तब वेंसडे ने अपनी पावर्स यूज करके उस खिलौने से विजन्स देखे, यानी उसे ख्याल नजर आए, और फाइनली उसे किलर की लोकेशन का पता चल गया था। तब वेंसडे उस शहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर आई। एयरपोर्ट पर उसे रोका गया। तब वेंसडे ने अपने सारे हथियार पुलिस को दिखाए। ऑफिसर्स काफी चौंक गए। फिर उन लोगों को वहाँ पर थिंक भी मिलता है। तब वेंसडे बताती है कि ये एक पुतले का हाथ है, जो सिर्फ मेकअप में इस्तेमाल होता है। ऑफिसर्स ने ये सारा सामान अपने पास रख लिया। तब गुस्से में वेंसडे थिंक को लेकर वहाँ से चली गई। फिर वेंसडे ने किलर को उसके घर पर ढूंढ लिया और वो उसे शॉक लगाने वाली थी, लेकिन किलर ने उसे पकड़ लिया और वेंसडे को विजन नजर आने लगे और उसकी आंखों से काले रंग के आंसू निकलने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो गई। तब किलर ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद वेंसडे को जब होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है। इतनी ही देर में वहाँ किलर भी अपने चाकू लेकर आ गया। उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल बनाई है जो बिल्कुल वेंसडे जैसी ही थी, और किलर हर किसी को मरने से पहले उसके जैसी गुड़िया बनाया करता था। तो वेंसडे कहती है, मेरा हाथ भी काफी कमाल का है। और तभी सामने छुपा थिंग किलर पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगा है। तब मौका पाकर वेंसडे आजाद हो चुकी। थिंग देखता है कि वेंसडे के काले आंसू उसके विजन्स देखने की वजह से निकले हैं। इस पर वेंसडे ने थिंग से कहा कि इस बारे में किसी को कुछ भी न बताना। अब वेंसडे आखिर किलर से लड़कियों का बदला ले लेती है, और कुछ दिन के बाद हम किलर के पकड़े जाने वाले पोस्टर्स को लगा देखते हैं। वेंसडे को गुडी की बुक में काले आंसुओं के बारे में कुछ नहीं मिला। उसकी सौतेली माँ मोर्टिशिया ने वेंसडे को चलने को कहा, क्योंकि उन्हें स्कूल वापस जाना था। तब वो लोग वहाँ से निकल गए। इसी बीच वेंसडे का भाई पग अपनी बिजली निकालने वाली पावर सीख चुका था, जिसका इस्तेमाल यहाँ उसने किया, और सड़क पर काफी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जंगल में एक आदमी अपने दोस्त के साथ था। तभी एक प्राइवेट डिटेक्टिव छुपकर उनकी तस्वीरें बना रहा होता है। तभी उसने नोटिस किया कि बहुत सारे कौवे आ गए हैं, जो प्राइवेट डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं। तो वो जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ गया। अपने एक साथी को वॉइस मैसेज करता है। फिर उसने देखा कि कार में भी काफी सारे कौवे घुस चुके हैं। सबने मिलकर प्राइवेट डिटेक्टिव पर हमला किया और उसकी जान ले ली। एडम्स फैमिली नेवरमोर स्कूल में वापस आ चुकी थी। वेंसडे को अब स्कूल का डार्क एटमॉस्फेयर पसंद आने लगा था, और उसे पता था कि कहाँ पर लाशें छुपी हैं। मोर्टिशिया ने उससे कहा कि पग का ख्याल रखना। वेंसडे कहती है कि वो तो मैं हमेशा रखती हूँ। और यहाँ हम विजन से देख पाते हैं कि किस तरह वेंसडे ने उल्टे सीधे तरीकों से अपने भाई का ख्याल रखा। वेंसडे ने पग को यहाँ की सारी बातें बता दी। उसने ये भी कहा कि अगर किसी को मारना है तो मेरी मदद लेना। फिर वो दोनों आगे बढ़ी। तब वेंसडे को लड़कियों का एक ग्रुप मिला, जो सारी वेंसडे की फैंस थी। इनमें जो लाल बालों वाली लड़की थी, वो सबसे ज्यादा वेंसडे की दीवानी थी, और इसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन तभी यहाँ एक सायरन लड़की आकर उन्हें भगा देती है। वो वेंसडे की तारीफ करती है, क्योंकि पिछली बार उसने स्कूल को बचाया था और वो यहाँ की हीरोइन बन चुकी थी। यही वेंसडे को स्कूल के नए प्रिंसिपल मिलते हैं। वो वेंसडे को इज्जत देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वेंसडे को शाम होने वाली स्पेशल पार्टी में आने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली गई। सीधा कमरे में आती है। उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। तब उसकी दोस्त एनिड ने कहा कि मैं वेयरवुल्फ हूँ, यानी आधी इंसान और आधी भेड़िया, और ये सब मेरे ही साथी हैं। फिर उसने सबको वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि वेंसडे और एनिड फिर से साथ रहने वाली थी। एनिड बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। मैं उसे पार्टी में मिली थी और मुझे बहुत मजा आया। फिर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स देती हैं, जो उन्हें काफी पसंद आई। वेंसडे बताती है कि मुझे अपनी डार्क बुक का सीक्वल लिखना है। फिर उसने अपनी बुक एनिड को पढ़ने के लिए दी, जो उसे काफी अच्छी लगी। अब एनिड का क्लासरूम वहाँ आ जाता है, लेकिन वेंसडे को कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। उसने बताया कि मुझे अब ये नहीं, कोई और पसंद है, जो भी मेरी तरह वेयरवुल्फ है। यही उन दोनों को एक फोटो मिली, जिसमें कोई वेंसडे पर नजर रख रहा था। वेंसडे ने उस फोटो को छूकर अपनी पावर्स का यूज करके विजन देखा। उसे पता चला कि जब से वो स्कूल आई है, कोई स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है। उसके काले आंसू फिर से बहने लगे। तब वेंसडे ये सब देखकर हैरान रह गई। उधर मोर्टिशिया और उसके हस्बैंड ने पग का रूम देखा। यहाँ वो पग के साथी से भी मिलते हैं। उसका साथी अपनी पावर्स के बारे में बताता है, जिसमें वो पहले मक्खियों को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो बाकी जानवरों को भी कंट्रोल करना सीख रहा था। तब पग ने बताया कि मुझे तो सिर्फ जानवरों को खाना पसंद है। कुछ देर बाद एडम्स फैमिली प्रिंसिपल से मिली, जो मोर्टिशिया को स्कूल के गैला फंक्शन की कमेटी की हेड बनने के लिए पूछता है। पहले ये काम एक अमीर लड़के की माँ करती थी, लेकिन फिर उसने ये पोस्ट छोड़ दी, इसीलिए वो अमीर लड़का इस बार स्कूल नहीं आया। साथ ही प्रिंसिपल उन लोगों को स्कूल से दूर एक घर भी रहने के लिए देता है, जो मोर्टिशिया को तो काफी पसंद आया। लेकिन ये सब कुछ वेंसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मोर्टिशिया उसे कहती है कि गुडी अब तुमसे बात नहीं कर रही, और मैं तुम्हारी यहाँ पर रहकर मदद कर सकती हूँ। साथ ही तुम्हारे जैसी पावर वाली एक लड़की को पहले भी मैंने संभाला है। वेंसडे समझ गई कि मोर्टिशिया अपनी बहन के बारे में बात कर रही है। एनिड वेंसडे की आर्ट के बारे में मोर्टिशिया कहती है कि हाँ, तुम भी उसी की तरह हो, जिसमें तुम दोनों की पावर्स भी सेम है। वेंसडे कहती है, आपको मेरी नहीं, पग की फिक्र करनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। मोर्टिशिया दुखी हुई और समझ लग गई थी उसे कि वेंसडे कुछ छुपा रही है, और उसके साथ वो
कुछ गलत होने नहीं देना चाहती थी। वेंसडे और थिंग जंगल से वापस जा रहे थे। वहीं पर उन्होंने पुलिस को देखा जो प्राइवेट डिटेक्टिव की लाश की जांच कर रही थी। नई शेरिफ ने पता लगवा लिया था कि कौवों ने उस पर हमला करके उसकी जान ले ली थी। तभी वेंसडे को ड्यूरी में एक आदमी दिखाई दिया जो उसे देखकर भाग रहा था। वेंसडे ने उसका पीछा किया और उसे मारकर पकड़ लिया। वो आदमी था कैल्विन, जो भी डिटेक्टिव था। कहता है कि मरने वाला डिटेक्टिव मेरा दोस्त था और हम दोनों एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें हम दोनों आउटकास्ट्स की मदद करना चाहते थे, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास पावर्स थी। इसकी वजह ये थी कि मेरा भी बेटा आउटकास्ट है जो है टाइलर, जिसके बारे में वेंसडे जानती है, जो इस टाइम जेल में है। वेंसडे कहती है टाइलर को उसके बुरे कामों की सजा मिली है। फिर कैल्विन ने वेंसडे से मदद मांगी कि वो उसके दोस्त की मौत का राज जानने में हेल्प करे, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। वेंसडे ने जवाब दिया, अगर आपने अपने बेटे का इतना ध्यान रखा होता तो आज वो जेल में ना होता। वेंसडे वहाँ से निकलने वाली थी, तब कैल्विन ने कहा कि एक आंख वाले कौवे यानी रेवन से बच के हरना। वेंसडे ने भी ऊपर रेवन को देख लिया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को एनेट का रूममेट अपने घर में सभी बच्चों को कहानी सुना रहा था कि 200 साल पहले एक बच्चा था जो काफी ज्यादा पतला था, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज चलता था। इसीलिए वो अपने दिमाग से मशीनें बनाकर खुद को बेहतर बनाना चाहता था। फिर उसने एक मशीन वाला दिल बनाया ताकि वो खुद को बदल सके, और उसने वो मशीन वाला दिल अपने जिस्म में लगा लिया, जिससे वो पूरी तरह से बदल भी गया। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें फिर वो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे ये मशीनें खतरनाक बनती गई और एक दिन एक बड़े धमाके में उसकी जान चली गई। धमाके से उसकी लाश टावर से बाहर गिर गई, जो एक पुराने स्कल यानी खोपड़ी वाले पेड़ के नीचे है। आज भी वहाँ उस मशीन वाले दिल की धड़कनें हल्की सी सुनाई देती है, और हमारे ग्रुप के बहादुर लड़के ही वहाँ जाकर ये धड़कनें सुन सके हैं। तो क्या किसी में दम है ना जो वहाँ जा सके? जो सुनकर पग जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे ये कहानी दिलचस्पी लग रही है। प्रिंसिपल सायरन से मिलता है। मोटेशिया की गाला इवेंट में मदद करने के लिए उसने सायरन को चुना क्योंकि वो काफी ज़हीन थी, लेकिन उसने पढ़ाई की वजह से मना कर दिया। इसीलिए प्रिंसिपल कहता है, हम लोगों के पास पहले अमीर लड़के की माँ के काफी ज्यादा फंड्स थे, लेकिन अब वो नहीं है तो फंड्स भी खत्म हो गए हैं। इसलिए हम लोग स्कॉलरशिप वाले बच्चों को निकाल रहे हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। लेकिन अगर तुम अपनी पावर्स को हमारे काम में मदद के लिए यूज करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूंगा। तब सायरन समझ गई कि प्रिंसिपल मेरी पावर्स का फायदा उठाना चाहता है। वो परेशान हो गई क्योंकि उन लोगों का नाम पहले ही बदनाम था कि वो जबरदस्ती अपनी बात मनवा लेते हैं अपनी पावर्स की मदद से। एनिड और थिंग वेंसडे की बात कर रही थी कि मशहूर होने के बाद वो हमें भूल गई है। एनिड ने थिंग के लिए एक रूम बनाया था जो उसे काफी पसंद आया। रात होने पर वेंसडे फिर से गिटार बजाने लगी, जो सुनकर म्यूजिक टीचर यहाँ पर आई और उसे अच्छा म्यूजिक बजाने की टिप्स देती है। उसने वेंसडे को कहा कि मैंने तुम्हारे स्कूल को बचाने के बारे में सुना था, इसलिए मैं तुमसे मुतासिर होकर तुमसे मिलने यहाँ पर आई थी। उधर पार्टी में प्रिंसिपल ने मोटेशिया को दिखाया कि स्कूल के बच्चे कैसे लकड़ियों का फीनिक्स बना रहे हैं, यानी एक परिंदा। साथ ही वो मोटेशिया को गाला इवेंट के लिए मना भी रहा था। इस पर मोटेशिया बोली, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। सायरन भी मोटेशिया की मदद के लिए राजी हो जाती है। तब तक वेंसडे अपने रूम में आई। एनिड बताती है कि अमीर लड़की ने तुम्हारे लिए एक लेटर और पेंटिंग भेजी है। लेटर में लिखा था कि मैंने वेंसडे को फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वेंसडे कहती है वो मैंने फोन पानी में डाल दिया था। वो देखती है कि अमीर लड़के ने वेंसडे के लिए उसके विजन्स में दिखी एक पेंटिंग भेजी जो कि रेवन की थी और किसी तरह ये वेंसडे से जुड़ी हुई थी। ये देखकर वेंसडे चौंक गई। तभी उसे एक दूसरा लेटर भी मिला जो स्टॉकर का था। उसने लिखा था कि तुम्हारी किताब काफी बेहतरीन है, और जब वेंसडे ने चेक किया तो पता चला कि उसके नॉवेल्स को किसी ने चुरा लिया है। साथ ही उसे एक नई पहेली भी दी। वेंसडे खत पढ़कर समझ गई कि मेरे नॉवल को पार्टी में फीनिक्स की आग के अंदर जलाया जाने वाला है, इसीलिए वो लोग भी पार्टी में आ गए और वेंसडे उसके नॉवल को ढूंढने के लिए पेड़ों के अंदर से गुजरने लगी। तब तक बाहर म्यूजिक लग गया जिससे वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। फिर वहाँ प्रिंसिपल ने सबका वेलकम किया और बताया कि वो आउटकास्ट्स के स्कूल को ऊंची पोजीशन पर ले जाना चाहता है। फिर उसने आग का गोला फेंककर फीनिक्स को जलाया, जिसे देखकर सब बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। और पग यहाँ से स्कल ट्री के पास जाने वाला था, तब तक वेंसडे ने भी अपने नॉवल को ढूंढ ही लिया था। वो भी उस जगह से बाहर निकली और सबके बीच में होकर प्रिंसिपल के पास आ गई। प्रिंसिपल ने वेंसडे का वेलकम किया। फिर उसने वेंसडे को इज्जत देने के लिए स्कूल को बचाने वाले बच्चों की एक पेंटिंग दिखाई जो उसे बहुत बुरी लगी क्योंकि वो पेंटिंग में हंस रही थी। वेंसडे सबको कहती है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हर एक दुश्मन को खत्म कर देंगे। तब ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी खुश हुए, लेकिन वेंसडे ने बताया कि तुम लोग भी स्कूल के दुश्मन जैसे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे दूसरों के तलवे चाटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज से मेरे पास भी कभी मत आना क्योंकि मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, और जो भी मेरे पास आया मैं उसे मार डालूंगी। फिर वेंसडे पेंटिंग को भी जला देती है और सब पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगी, और उसकी इन हरकतों पर एनिड भी भड़क उठी। रात होने पर पग स्कल ट्री के पास आकर मशीन वाले दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एकदम से कोई चीज बाहर आई जिससे पग दूर जा गिरा। गलती से उसका हाथ जमीन पर आ गया और उसने बिजली का झटका जमीन को दे दिया, जिससे हुआ ये कि वहाँ दफन वो आदमी जिंदा होकर बाहर आ गया, जो उठकर पग को
देखने लगा। तब उसे देखकर पग भी काफी खुश हो जाता है। उधर इनिड ने वेंसडे को जैसे ही छुआ तब उसे विजन दिखाई दिया, जिसमें वेंसडे को कब्रिस्तान में काफी सारे कौवों के बीच में इनिड की कब्र दिखाई देती है। इनिड ने पीछे से वेंसडे को पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी वजह से ही मरी हूँ। ये विजन देखकर वेंसडे तड़प रही थी। तब उसे इनिड और मोटेशा देखने लगे हैं। कुछ देर बाद वेंसडे को होश आया, जिसमें वो मोटेशा के साथ घर पर थी। मोटेशा ने बताया कि वेंसडे तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, जिस वजह से तुम्हें काले आंसू आ रहे हैं और मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था और अब तुम्हें मुझे गुडी की बुक देनी होगी क्योंकि उसकी वजह से तुम पावर्स को बढ़ा रही हो। वेंसडे कहती है कि गुडी ने उसकी बुक मुझे दी थी और मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वेंसडे वापस स्कूल जा रही थी, तब उसे 3 चीजें याद आने लगी। केल्विन ने मुझे कौवों से वॉर्न किया था, अमीर लड़के ने पेंटिंग में भी कौवे दिखाए थे और इनिड वाले विजन में भी कौवे थे, इसीलिए वो केल्विन से बात करने का फैसला करती है। जैसे ही उसके घर पर आई तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि कौवों ने केल्विन को भी मार डाला है। फिर वेंसडे ने अपनी पावर से केल्विन को छूकर विजन्स देखने की कोशिश की, लेकिन वो विजन्स नहीं देख पा रही थी। तभी यहाँ पर शेरिफ आ गई और वेंसडे को पकड़ लेती है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की। वेंसडे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और टाइलर ने शायद अपने डैड केल्विन को मारा होगा क्योंकि वो उनसे नफरत करता था। तब शेरिफ कहती है कि यहाँ की काफी खुफिया जेल में टाइलर को रखा हुआ है और वो ऐसे भाग नहीं सकता। इतनी ही देर में यहाँ मोटेशा का हस्बैंड वेंसडे को बचाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन पग अपने साथी के बी हाउस में उस जिंदा हुए आदमी को रख देता है जो एक ज़ॉम्बी था। उसके मशीन वाले दिल की बात भी सच थी, जिसे पग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों इसे यहाँ रखने के लिए राजी हो गए। उसे खाना खिलाते हैं और जब वो उल्टी सीधी हरकतें करता है तो ये खुश होते हैं। वेंसडे अपनी पावर्स यूज ना कर पाने से परेशान थी और उसने थिंग को बताया कि मैंने एनीट को विजन में मरते हुए देखा है और अगर एनीट को ये पता चलता है तो वो डर जाएगी। फिर दोनों कमरे में आई, तब उन्हें एनीट की लाश मिली और वेंसडे इसे देखकर काफी दंग रह जाती है। उसे दुख भी हो रहा था, लेकिन अगले ही पल पता चला कि एनीट ने प्रैंक डे होने की वजह से ही वेंसडे के साथ मजाक किया था। तब वेंसडे ये देखकर खुश हुई कि एनीट जिंदा है। वेंसडे ने देखा कि किसी ने केल्विन की आंखें वहां पर छोड़ी हुई थी, लेकिन वो अपने विजन से अभी भी इसे देख नहीं पा रही थी और शायद ये काम भी उसके स्टॉकर का था जो कि किलर है। वेंसडे एनीट को केल्विन के मरने के बारे में बताती है। ये सुनकर एनीट काफी डर गई क्योंकि जहाँ भी वेंसडे जाती थी वहाँ लोग मरने लगते। तब वेंसडे ने उसे दूसरे रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा, लेकिन एनीट कहती है कि मेरे पास वेयरवुल्फ की पावर्स हैं, मुझे कोई खतरा नहीं। तब तक स्कूल के सभी बच्चे एक दूसरे पर प्रैंक कर रहे थे। एनीट का रूममेट एनीट को किसी और लड़के के साथ देखकर काफी दुखी हो गया। तभी यहाँ प्रिंसिपल के साथ प्रोफेसर भी आ गए, जिनका सिर्फ सर था और इस तरह बच्चों का प्रैंक करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी दोनों को वेंसडे आकर मिलती है। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी पेंटिंग को जलाने की वजह से सब लोग काफी खुश थे क्योंकि आउटकास्ट्स को असूल तोड़ना काफी पसंद होता है। वेंसडे पूछती है क्या हमारा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो परिंदों को कंट्रोल कर सकता हो? तो प्रोफेसर कहता है कि यहाँ सालों से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया है जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता हो। उधर वो ज़ॉम्बी जिसे वो चेन से बांध कर गए थे, उसने जंजीर तोड़कर खुद को आजाद कर लिया था। थिंग के पास मोटेशा आकर उसे गुड्डी की बुक मांगती है, लेकिन थिंग ने देने से मना कर दिया क्योंकि वो लोग उसे नौकर की तरह ट्रीट करती थी। मोटेशा ने कहा कि तुम फैमिली का हिस्सा हो। तब थिंग ने याद दिलाया कि तुम लोग बार बार मुझे काम करने के ऑर्डर देते हो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, और गुस्से में थिंग अपने रूम में चला गया। वेंसडे जब ड्राइविंग सीखने गई तो गाड़ी को तेज भगाकर वो आउटकास्ट की जेज में आ जाती है। वेंसडे अंदर गई और वहाँ की मैनेजर जोडी से मिलती है। यहाँ वेंसडे टाइलर से मिलने आई थी। जोडी ने बताया कि टाइलर को यहाँ एक डॉक्टर हैंडल करती है। वेंसडे उस डॉक्टर से मिली जिसने बताया कि मैंने टाइलर के मास्टर को इस जगह से अलग रखा है ताकि उनका रिश्ता कमजोर हो जाए। वेंसडे फिर टाइलर से मिली और उन्हें कैमरा के जरिए डॉक्टर देख रहे हैं। वेंसडे कहती है कि तुम्हें तो वैलीज ने काफी जल्दी हरा दिया था। टाइलर कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर के जानवर से प्यार हो गया था और तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं। वो गुस्से में आ रहा। तब गार्ड ने शॉक देकर टाइलर को शांत किया। तब वेंसडे ने बताया कि तुम्हारे डैड और उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? टाइलर कहता है कि नहीं, और मैं जेल में से तो ये कर नहीं सकता, लेकिन जो भी है वो तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर जब मारेगा तो मजा आएगा, और अगर किसी दिन मैं आजाद हुआ तो सबसे पहले एनीट को मार दूंगा क्योंकि उसकी वजह से ही मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं भी वेयरवुल्फ हूँ और ये जगह खतरनाक वेयरवुल्फ के लिए है। वेंसडे कहती कि तुम तो डरपोक हो, तुम्हें ऐसी जेल में देखकर मजा आ रहा है और तुम्हारे अंदर की हाइड को मॉन्स्टर को तुम्हारी मास्टर ने इसीलिए कंट्रोल किया था क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर टाइलर भड़ककर हाइड बनने लगा, लेकिन गार्ड ने उसे काफी बड़ा झटका देकर शांत करवा दिया। अपने दोस्त और थिंग के साथ एक जगह पर आई क्योंकि आज थिंग का बर्थडे था। तभी किसी ने थिंग को कैद करके उन दोनों को बेहोश करके अगवा कर लिया। इसी दौरान सायरन आकर प्रिंसिपल से मिली तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हें अब मोटेशा को जाकर कहना होगा कि वो अपनी माँ को कहे कि उसे फंड देने के लिए आना है क्योंकि मोटेशा की माँ बहुत अमीर औरत थी। तब सायरन को ये बात गलत लगी और उसने ये काम करने से मना कर दिया। साथ ही उसने अपनी पावर से प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया कि आज के बाद तुम मुझे कोई हुक्म नहीं दोगे, लेकिन उस पर सायरन का असर नहीं हुआ। वो कहता है मेरे पास एक खास चीज है जिससे मेरे ऊपर सायरन का जादू असर नहीं करता और अब तुम्हें कैसे भी करके मोटेशा पर अपना जादू करना होगा। इतने में घर वेंसडे आ जाती है। उसने सबसे पहले थिंग को छुड़ाया जो उसे एनीट के अगवा होने के बारे में बताता है। तभी फोन बजता है और वेंसडे को स्टॉकर ने 30 मिनट का टाइम दिया था जिसमें एनीट मर भी सकती है। साथ ही एक लेटर भी भेजा तब वेंसडे उसे पढ़कर क्लू समझने की कोशिश करती है। उधर एनीट और उसका दोस्त बंधे हुए थे। उन्होंने देखा कि ऊपर काफी सारी तलवार
तलवारें और चाकू रखे हुए थे जो उन पर आकर गिर सकती थीं। तब तक वेंसडे ने यहाँ आकर एक पहेली को सुलझाया और जैसे ही म्यूजिक बजाना शुरू किया एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। तो वेंसडे उस खुफिया रास्ते से आगे बढ़ी और उसने एक मास्क के अंदर स्टॉकर देखा जो काफी डरावना था। फिर वहां से वेंसडे एक लिफ्ट से ब्लैक टावर की तरफ जाने लगी। तभी वहां पर वेंसडे आ गई। उसने दोनों को देखा, फिर थिंग उन्हें आजाद करने लगा, लेकिन वहां के जाल में फंसकर वो खुद भी कैद हो जाता है। नीचे से मशीन शुरू हो गई थी जिसमें वो चाकू एनीड और उसके दोस्त की तरफ आने लगी। तब वेंसडे नीचे आई और मशीन के पास वाली पहेली को पढ़ा। वहाँ काफी सारी बुक्स थी और कौन सी बुक नहीं थी ये उसे पता करना था। तब वेंसडे समझ गई कि वो बुक इनविजिबल है, यानी कि वो है तो लेकिन गायब है। वेंसडे ने बुक का नाम लिखा और मशीन रुक गई और वो दोनों बाल बाल बचते हैं। अब वेंसडे ऊपर गई, उसने थिंग को आजाद किया और स्टॉकर उसके सामने आया जो और कोई नहीं बल्कि वेंसडे की सबसे बड़ी फैन वो लाल बालू वाली लड़की थी जो दरअसल वेंसडे की साथी थी और उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी। साथ ही उसने वेंसडे को इम्प्रेस करने के लिए पूरा प्रैंक किया ताकि वो साबित कर सके कि वो भी वेंसडे की तरह कितनी बड़ी पागल है। वेंसडे उससे पूछती है कि तुमने कैल्विन को क्यों मारा? तो वो कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे गई थी और मुझे कैल्विन का फोन मिल चुका है जो तुम रख सकते हो। वो कहती है मैं भी आपके साथ शामिल होकर मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए वेंसडे मान जाती है। दूसरी तरफ सायरन मोर्टिशिया के घर पर उससे मिलती है और सायरन ने मोर्टिशिया पर अपनी पावर यूज करके उसकी माँ को ग्याला फंक्शन में डोनेशन देने के लिए मनाने का काम किया। तब मोर्टिशिया मान गई, लेकिन सायरन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। वेंसडे और थिंग देखते हैं कि गुडी की बुक वहाँ से गायब है। तब वेंसडे को थिंग ने बताया कि वो मोर्टिशिया लेकर गई होगी। डाइविंग टीचर जब घर जा रही थी तो पग का ज़ॉम्बी जो आजाद हो चुका था वो हमला करके उन्हें खा जाता है। एडम्स फैमिली थिंग का काफी ज्यादा ख्याल रख रही थी ताकि वो खुश हो सके, लेकिन मोर्टिशिया वेंसडे के लिए परेशान थी। साथ ही उसने अपनी माँ को भी फोन किया था क्योंकि वो समझ गई थी कि प्रिंसिपल ने मुझे हेड मेरी माँ से फंड लेने के लिए बनाया। लेकिन मोर्टिशिया की अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि उसकी माँ ने मोर्टिशिया को बचपन में काफी परेशान किया था। वेंसडे मोर्टिशिया के रूम में गुडी की बुक चुराने गई, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। वेंसडे इस चीज से भड़क उठी और उसने अपने विजन्स में इनिड के मरने के बारे में बताया जिसमें वहाँ पर भी कौवे थे और एक आंख वाला रेवन भी उसके पीछे आता रहता है जिसमें कैल्विन और उसके साथी को भी उसने ही मारा है। इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा और मैं कातिल को पकड़ना चाहती हूँ। तब मोर्टिशिया कहती है कि हमारे विजन्स झूठे भी साबित होते हैं। तब वेंसडे कहती है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मोर्टिशिया कहती है कि तुमने सीरियल किलर को पकड़ा, तुमने अपनी पावर्स को हद से ज्यादा यूज किया जिसमें तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो और बुक से तुमने शॉर्टकट वाले गलत तरीकों से इसे इस्तेमाल किया जो कि ठीक नहीं है और मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं ये तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तो वेंसडे गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन इनिड स्कूल के कैंप की तैयारी कर रही थी, लेकिन वेंसडे को कैंप में नहीं जाना था। पग और उसका साथी देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी का सर फिर से ठीक हो रहा है। कैल्विन की लाश को जब दफनाया जा रहा था तो वेंसडे समेत वहाँ सब आए हुए थे। वेंसडे ने डॉक्टर से परिंदों को कंट्रोल करने वाले के बारे में पूछा और कहा कि वो कातिल हो सकता है, इसलिए डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती। सायरन चालाकी से अपनी माँ को होटल के रूम में लेकर आई क्योंकि उसकी माँ अकेली हो गई थी, उसकी पावर्स चली गई थी और उनके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया था। अपनी माँ की वजह से सायरन काफी दुखी होती है। वो अपनी माँ को इधर ही छुपने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वेंसडे ने अपने साथी की मदद से रूप बदलकर कैल्विन जैसा बनाया और उसके मोबाइल को ऑन किया। इसके साथ ही उसने रूम का बाकी सामान भी मंगाया जिससे वेंसडे को काफी अच्छा लगा। सामान को चेक करने पर उसे कैल्विन के दोस्त के घर की तस्वीरें मिली। पता चला कि वो घर स्कूल से काफी दूर था। तब थिंग ने बताया कि वहाँ पास में स्कूल का कैंप होने वाला है और वेंसडे कैंप में जाने के लिए तैयार हो गई, जिससे इनिड भी खुश हो जाती। फिर सब लोग बस से कैंप की जगह पर पहुंचे। वेंसडे और पग को वहाँ पर अपने पेरेंट्स मिले। उनका आना दोनों बच्चों को पसंद नहीं आया। पग अपने साथ ताबूत में ज़ॉम्बी को लेकर आया था जिससे उसका दोस्त गुस्सा करने लगा क्योंकि ये चीज खतरे से खाली नहीं थी। पग कहता है कि मैंने बाहर पटाखे लगा दिए, जैसे ही भागा हमें पता चल जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पर गेम्स खेलकर एंजॉय करने वाले थे। इतनी देर में एक दूसरा प्रोफेसर जो अपनी टीम का हेड था वो भी पूरी टीम को लेकर आ जाता है। अब वो टीम हेड और प्रिंसिपल अपने बच्चों के साथ कैंपिंग करना चाहते हैं और एक दूसरे को यहाँ से निकालना भी चाहते हैं। तब वहाँ पर वेंसडे ने बेल बजाकर कहा कि अगर ये जगह चाहिए तो हमें गेम में हरा दो। तब टीम हेड ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जिसमें ये गेम एक रेस थी। दोनों स्कूल्स के पास अपना अपना एक अंडा था और गेम में हर स्कूल के 10 बच्चे खेलने वाले थे। इनमें से 5-5 की 2 जोड़ियां बनने वाली थी। पहली जोड़ी को जंगल में अपने अंडे के पास रोककर उसकी हिफाजत करनी होगी और दूसरे स्कूल की दूसरी जोड़ी उस अंडे को चुराए और उसे चुराने के बाद उन्हें फ्लेयर गन से सबको ये बताना है और जो अंडा चुराया गया है उसे कैंप में वापस लाकर टावर पर रखना होगा, जिससे वो जीत जाएंगे। तब सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। टीम हेड अपने बच्चों को समझाता है कि हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए काफी सारे हथियार रखे हैं जो तुम यूज करके जीत सकते हो। नॉर्म्स जो कि आम इंसान है जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है, इन्हीं दूसरी टीम उनमें से एक ने एरो छोड़ा जिससे इनिड के रूममेट की टोपी गिर गई। उसके सर से बहुत सारे सांप बाहर निकले और उसका दोस्त ये देखकर पत्थर का बन गया। तब एक नॉर्मस अंडा लेकर वहाँ से भाग निकला और उन्होंने फ्लेयर छोड़ी और सबको बताया। वेंसडे ये देखकर भड़क उठी और उसने इनिड को भेजा। वहाँ नॉर्मस ने धुएं वाले बॉम्ब फेंक दिए जिससे इनिड की तबीयत खराब होने लगी है। वहीं पग के साथी ने मक्खियों को कंट्रोल किया और नॉर्मस पर हमला किया और उनकी हालत खराब कर
कर दी। वेंसडे को स्मोक से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो जाकर अंडा ले आई। फिर उन्होंने भी फ्लेयर छोड़कर सबको बताया। तब आउटकास्ट बच्चे काफी ज्यादा खुश हुए। वेंसडे अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर आई तब उसने देखा कि नॉमिस वाला लड़का टावर पर चढ़ रहा था। तब वेंसडे ने एक एरो से सीधा रस्सी टावर पर बांधी और वो लटक कर टावर के पास जाने लगी। जब वो लड़का अपना अंडा रखने वाला था तो वेंसडे ने उसे टांग मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने अंडे को उठाकर खुद टावर पर रख दिया, जिससे आउटकास्ट जीत गई और इससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों को ये जगह कैंपिंग करने के लिए मिल जाती। वेंसडे थिंग के साथ जाने लगी। प्रिंसिपल ने उसे रोका और कहा कि आज रात का एम्फीथिएटर सिर्फ उसके लिए है क्योंकि वेंसडे ने नॉमिस को हरा दिया था और वो सबसे बेस्ट प्लेयर थी। लेकिन वेंसडे उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। टीम हेड अपने बच्चों को बातें सुना रहा था कि वो एक लड़की से हार गई और अब वो रात को बदला लेने का फैसला करते हैं। रात होने पर सभी बच्चे कैंप फायर में म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तब तक वेंसडे जेवियर के साथी के घर पर पहुंच जाती है और उसने तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसे वहाँ पर एक सीक्रेट बोर्ड मिला जिसमें जेवियर और उसका साथी काफी सारे आउटकास्ट के बारे में पता लगा रहे थे, जो सभी बिलो हॉल यानी कि आउटकास्ट की जेल के अंदर मर चुके, और उनकी मौत का राज काफी गहरा था जिसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता चल रहा था और ये सब चीजें एक लड़की से जुड़ी हुई थी। इसलिए अब वेंसडे को उस लड़की को ढूंढना था। वेंसडे ना तो विजन देख पा रही थी ना ही उसकी पावर्स काम कर रही थी और ये सब गुडी बुक के ना होने की वजह से हो रहा था। इसलिए वेंसडे ने फैसला किया कि अब किसी भी हाल में वो बुक वापस लेनी ही होगी। एनेट और उसका दोस्त जंगल में घूम रहे थे। तब एनेट का रूममेट आकर पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं अचानक तुमसे हटकर इसे पसंद कैसे करने लगी। तब इस बात से दुखी होकर रूममेट वहाँ से चला जाता है। वेंसडे आकर मोटिशिया से उसकी बुक मांगने लगी, लेकिन मोटिशिया ने वेंसडे की सलामती के लिए उसे बुक ना देने का फैसला किया। तो वेंसडे ने उसे खानदानी डुअल के लिए एक चैलेंज दिया और मोटिशिया खुश हो गई। इस चैलेंज में दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी करनी है। रात को टीम का हेड एक टेंट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर गया और एक रस्सी टूटने से ज़ॉम्बी आजाद हो जाता है और वो टीम हेड पर हमला करके उसका दिमाग खा जाता है और रस्सी की वजह से वहाँ पर पटाखे बजने लगे और इस चीज से पग और उसका साथी भी काफी डर जाते हैं। तब तक वेंसडे और मोटिशिया ने अपने अपने आर्टिफिशियल दिल लेकर अपने कपड़ों पर लगा लिए, जिसमें सामने वाले को बिना देखे दूसरे का दिल तोड़ना होगा। फिर वो दोनों तलवारबाजी करने लगे जिसमें मोटिशिया ने वेंसडे को हरा दिया। तो वेंसडे काफी दुखी हुई और उसने वहाँ पर तलवार फेंक दी, जो कि मोटिशिया के पीछे आने वाले ज़ॉम्बी को लग गई और वो वहीं पर कैद हो चुका था। तो मोटिशिया अपनी बेटी की बहादुरी से काफी खुश हुई। कुछ देर बाद ऑफिसर्स ने आकर ज़ॉम्बी को पकड़ लिया था और सब सुखा सांस लेते हैं। वेंसडे ने वहाँ पर रेवन के साथ कातिल को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। फिर वो कातिल वहाँ से गायब हो गया। बिलो हॉल के अंदर जोडी ने डॉक्टर को बताया कि उन्होंने ज़ॉम्बी को कैद कर लिया था, जिससे वो दोनों भी खुश हो गई। ये दोनों वहाँ नई आई कैदी को भी देखते हैं जो यहाँ आकर काफी खुश थी और ये और कोई नहीं बल्कि टाइलर की मास्टर होती है। इसके बाद टाइलर की मास्टर और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर उसकी मदद से टाइलर को सुधारना चाहती थी क्योंकि वो उससे ठीक नहीं हो पा रहा था, तो वो डॉक्टर की मदद करने के लिए मान जाती है और ये लोग उसकी मास्टर को टाइलर के पास छोड़ देते हैं। वो फिर से उसे कंट्रोल करके शांत करने लगी। तब टाइलर जो काफी गुस्से में था उसने वहीं पर हाइड बनकर उसे पकड़ लिया। इस पर वो कहती है बेटा तुम मुझसे नाराज हो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। इस पर हाइड टाइलर ने उसे दूर उठाकर फेंका और उसकी मास्टर हंसने लगी। दूसरी तरफ वेंसडे ने कब्रिस्तान में मरने वाले बच्चों यानी कि आउटकास्ट की हड्डियों को निकाला, जहाँ तभी उसकी नानी आकर उससे मिली और वेंसडे काफी खुश हो जाती है। तब रेवन उन्हें ऊपर से देख रहा था। वेंसडे ने नानी को कहा कि जेवियर के मरने का राज मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। दोनों मिलकर उन हड्डियों को चेक करती हैं। उन्हें पता चला कि सारी हड्डियां ही जानवरों की हैं, उसके अंदर इंसान से जुड़ी कोई चीज नहीं। तभी रेवन मरे हुए लोगों का पेपर उठाकर वहाँ से भागा। वेंसडे ने भी पीछा किया और देखा कि रेवन के साथ वो कातिल भी भाग रहा है। तो वेंसडे वापस आकर नानी को कहती है कि आप ये कब्रिस्तान खरीद लें और यहाँ किसने गड़बड़ की है ये पता लगाएं, और अगर आपने ये जगह खरीद ली और मुझे संभालने का काम दिया तो मेरी मॉम इस चीज से काफी भड़क जाएंगी। तब उसकी नानी अपनी बेटी को जलाने के लिए मान जाती है। वेंसडे अपने साथी को कहती है कि यहाँ पर ये रेवन हमेशा नजर रखता है, लेकिन फिर भी हमें सभी चीजों का पता लगाना होगा। फिर वेंसडे अपने अंकल से मिली जो उसके बुलाने पर आ गई थी। उसने अंकल को बिलो हॉल में जाने का काम दिया जहाँ उन्हें उस लड़की को ढूंढना था, जिसके लिए वो मान जाते हैं। उधर मैनेजर होटल में हंगामा होने की वजह से पुलिस को बुला लेता है और पुलिस आकर सायरन की मां को पकड़ लेती है क्योंकि उसका होटल में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। उन्होंने अंकल को भी पकड़ लिया जिन्होंने पूरा रूम तबाह कर दिया था, साथ ही माजी में चोरी भी की। वेंसडे आकर मोटिशिया से अपनी आंट के बारे में पूछती है। तब मोटिशिया ने कहा कि सालों पहले मेरी बहन तुम्हारी आंट स्कूल के बाहर चिल्ला रही थी और उसने अपनी पावर्स काफी ज्यादा यूज कर ली थी, जिस वजह से उसके भी काले आंसू बह रहे थे और उसे बिलो हॉल की जेल में भेज दिया गया। तभी वहाँ पर नानी भी आ गई, जिसे देखकर मोटिशिया काफी चौंक गई। अब वो वेंसडे को अपनी बेटी के सामने कब्रिस्तान गिफ्ट में दे देती है, जिससे वेंसडे काफी खुश हो जाती है। मोटिशिया ने वेंसडे को बाहर भेजा और अपनी माँ से कहती है मॉम तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों के बीच में पहले से ही काफी दरार है जिसमें वेंसडे काफी काबिल है और तुम उसके रास्ते में रुकावट हो, उसे उसका रास्ता खुद बनाने दो। फिर कहती है कि तुम्हें यहाँ डोनेशन देने के लिए कहा गया होगा क्योंकि स्कूल वालों को वो मुझसे चाहिए और मैं डोनेशन दे तो दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें वेंसडे को गुडी की बुक वापस करनी होगी। मोटिशिया फौरन ही
उस किताब को जला देती है। तब उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में किलर ने वेंसडे को छुपकर देखना शुरू किया, जिसमें वेंसडे को उसकी साथी एक बूढ़े आदमी के बारे में बताती है, जिसका भी ताल्लुक इन सब चीजों से हो सकता है। एनेट वेंसडे पर गुस्सा करने लगी कि तुम अब मुझे दोस्त नहीं समझती, अपने साथी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हो, मुझे टाइम नहीं देती। तो वेंसडे कहती है कि तुम भी तो पहले मुझसे दूरी रहना चाहती थी ना। तभी यहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई और वेंसडे एनेट को बचाने में लग जाती है। और यहीं पर प्रिंसिपल भी अपनी पावर से कौवों को भगा रहा था। तभी कौवा थिंग को लेकर उड़ गया और प्रिंसिपल ने आग का गोला छोड़ा, जिससे वो दोनों अलग हो गए। एनेट नीचे गिर रहा था, तब एनेट ने उसे गिरने से पहले ही बचा लिया। वेंसडे ने किलर को देख लिया था, तब वो उसे पकड़ने पीछे गई। किलर स्कूल के खुफिया रास्तों से भाग रही थी और अचानक से वो गायब हो जाती है। उधर ऑफिसर सायरन की माँ से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर सायरन आ गई, जिसे ऑफिसर्स जानते थे। सायरन दोनों ऑफिसर्स को ये केस बंद करने और उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहती है। उसकी पावर्स की वजह से वो मान भी जाती है। मोर्टिशिया वेंसडे को कहती है कि ये कौवे बार बार हमला कर रहे हैं और तुम्हें अब रुकना होगा, वरना तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। जेल में थिंग आकर अंकल से मिला और उसे बूढ़े आदमी के बारे में बताता है, क्योंकि हो सकता है वो लड़की के बारे में जानता हो जिसे अंकल यहाँ ढूंढने आए थे। तब अंकल ने इस बारे में गार्ड से पूछा। गार्ड उसे बूढ़े आदमी के पास लेकर गया, जो वहाँ पर कैद था और उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं। वो एक नॉर्मी इंसान था जो पहले यहाँ पर पढ़ाया करता था। अंकल उससे लड़की के बारे में पूछते हैं, जिस पर बूढ़े आदमी का तोता उसका मजाक बनाता है और अंकल उसे जोर का बिजली का झटका लगाते हैं। वेंसडे प्रोफेसर से फिर परिंदों को कंट्रोल करने वाले के बारे में यानी किलर के बारे में पूछती है, जो उसे मारना चाहती है, जो शायद बूढ़े आदमी से जुड़ा हो सकता है। प्रोफेसर कहता है कि वो बूढ़ा आदमी नॉर्मी है, उसकी बेटी एक आउटकास्ट थी जिसका नाम मुझे नहीं पता। अब बहाने से बूढ़े आदमी ने उस लड़की का नाम लेकर अंकल को एक खुफिया कमरा दिखाया, जिससे अंकल समझ गए कि उसके अंदर शायद वो लड़की होगी। टाइलर की मास्टर डॉक्टर से कहती है कि मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि वो मेरे से नाराज है और हाइड कभी भी अपने मास्टर को नहीं मार सकता और हमें अब साथ में काम करना होगा। तब डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो फिर डॉक्टर को वेंसडे के अंकल के बारे में बताकर कहती है कि वो यहाँ पर है तो जरूर कोई गड़बड़ करेगा। ये सुन डॉक्टर ने अंकल को पकड़वाकर खूब मरवाया और उसे ज़ॉम्बी के साथ एक खुफिया कमरे में कैद कर दिया। ये चीज थिंग ने भी देख ली थी। वो आकर वेंसडे को बताता है, इसलिए वो अब अपने अंकल को बचाना चाहती थी। फिर वेंसडे ने अपने साथी और एनेट के साथ वहाँ जाने का फैसला किया। रात होने पर वेंसडे छुकर बिलो हॉल जा रही थी, लेकिन गेट पर कार को रोककर चेक किया जा रहा था। तब उसके साथी ने ऑफिस में एक धमाका करवाया, जिसकी वजह से सभी का ध्यान कार से हटा और वेंसडे बाहर आ जाती। फिर वो लोग जेल में घुस गए। म्यूजिक टीचर भी वहाँ पर आकर कैदियों के लिए म्यूजिक बजाने लगी, जिससे उन लोगों को शांत किया जाने वाला था। फिर वेंसडे आकर अंकल को आजाद कर देती है और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, जिसके बाद ज़ॉम्बी भी अपनी हथकड़ी तोड़कर आजाद हो गया था। टाइलर की मास्टर को गार्ड्स ले जा रहे थे, तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आकर गार्ड्स को मार देता है। उसकी मास्टर जब वहाँ से भागने लगी तो उसे वेंसडे मिल जाती है। सायरन बजा, तब डॉक्टर ने सभी कैदियों को निकालना शुरू किया और वो बूढ़े आदमी को लेकर ऑफिस में आ गई थी। वेंसडे और अंकल ने आकर एक स्टोर रूम खोल दिया, जिसके अंदर कोई काम का सामान नहीं था, लेकिन वहाँ पर वेंसडे ने एक खुफिया रास्ते को ढूंढ लिया और उन्हें पता चला कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया प्रोजेक्ट है, जो आउटकास्ट के ऊपर रिसर्च के बारे में है। फिर वो दोनों उस प्रोजेक्ट के लिए नीचे बेसमेंट में आई। तब उन्हें वहाँ पर काफी सारी जेल्स मिली और वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी से मशीन को बनाया गया था, जिसमें वहाँ आउटकास्ट को रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन्हें मरा हुआ साबित करके उन्हें नीचे रखकर काफी ज्यादा तड़पाया जाता था। जेवियर नहीं चाहता था कि उसके बेटे टाइलर के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए वो आउटकास्ट पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ पर वेंसडे को एक लड़की भी मिली जो काफी डरी हुई थी और तब यहाँ पर रेवन के साथ किलर भी आ जाती है। वेंसडे ने अब उसे पहचान लिया, जो और कोई नहीं बल्कि जोडी थी, यानी जेल की मैनेजर जो बूढ़े आदमी की बेटी होती है, और वही अपने डैड की बात आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करती। अपने डैड की वजह से उसे स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में भी पता था। फिर जोडी बताती है कि मेरे डैड नॉमिस फिर भी वो स्कूल में पढ़ाने गए ताकि वो आउटकास्ट को समझ सके, क्योंकि उन्हें खुद के लिए सुपर पावर्स चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन वो कभी भी खुद के लिए पावर्स नहीं ले पाई, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे पावर दिलवाई, जिसमें मैं पंछियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर वेंसडे और अंकल को काफी बुरा लगा कि उसके डैड और इसने अपने ही स्कूल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उनको शिकार बनाया, लेकिन यहाँ पर जोडी अपनी पावर से खुश थी और तब अंकल ने जोडी पर काफी बड़े बिजली के झटके से वार किया, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी लाइट ही चली जाती है। तब बाहर एनेट और वेंसडे के साथ ही काफी डर जाती है। तब तक सभी कैदी आजाद होने लगे। बेसमेंट की कैदी ने जोडी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जोडी वहाँ से भाग गई। वेंसडे वहाँ पर डरी हुई लड़की को बाहर निकालती है। ऑफिसर ज़ॉम्बी को शूट कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मास्टर जल्दी से भागकर टाइलर के पास गई। वो कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। उसने टाइलर की जंजीरों को तोड़ दिया। तब टाइलर कहता है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंसा था, अब तुम मेरी मास्टर नहीं हो। तो वो कहती है, हम दोनों की दुश्मनी वेंसडे से है और वो यहीं पर है तो हम उसे मार सकते हैं। टाइलर कहते हैं, उसे तो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये सुन उसकी मास्टर वहाँ से भाग गई और टाइलर वहाँ पर हाइड में बदलना शुरू हो जाता है, जिसमें अब वो पहले से भी काफी बड़ा और पावरफुल बन चुका था। पीछे से आकर उसने अपने मास्टर पर अटैक करके उसकी जान ले ली। अंकल ने अपने दोस्त और बाकी कैदियों को बचा लिया था और अब वो सब वहाँ से निकल गए थे। ऑफिस में डॉक्टर के पास ज़ॉम्बी आकर उसे भी मार देता है। वो बूढ़े आदमी को कहता है कि इतने सारे लोगों की बॉडीज को खाने के बाद मेरा जिस्म ठीक हो
रहा है, जो कहने के बाद वो बूढ़े आदमी को भी मार देता। तब तक वेंसडे के सामने हाइड आ गया तो उसमें लड़की को भगा दिया और हाइड आगे बढ़ा तो वेंसडे वहाँ पर खड़ी थी जिसमें हाइड उसे देख रहा था बिल्कुल करीब आकर, लेकिन वेंसडे को उससे डर नहीं लग रहा था। मगर कुछ ही देर बाद वेंसडे भी उड़ती हुई बाहर आई। वो जख्मी हो गई थी और झटके से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ ऑफिसर्स भी आ चुके थे और हाइड उनके बीच में आकर ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो जंगल में भाग गया। तब थिंग ने वेंसडे को देखा जिसकी हालत बहुत खराब थी। पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि वेंसडे की हालत मरने वाली थी और तब थिंग उसे देख रहा था। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंसडे अभी भी होश में नहीं आई होती। तब वहाँ पर मोटिशा मरे हुए लोगों की कहानियां सुनाती है जो वेंसडे को काफी पसंद थी और शायद इसी से वो कोमा से बाहर आ जाएगी, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और तब वेंसडे अचानक उड़ जाती है। उसे विजन्स ख्यालों में लेरिसा नजर आती है। वेंसडे को लेरिसा का दिखना अजीब लगा। वो रूम से निकलकर देखती है कि वो जंगल में प्रिंसिपल के ऑफिस में है और वहाँ भी लेरिसा है। तब वेंसडे उससे पूछती है कि तुम क्यों देख रही हो मुझे। लेरिसा कहती है कि मैं तुम्हें जिंदगी में रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ, जैसे पहले गुडी एडम्स आती थी। मैं भी तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ और फिलहाल मैंने तुम्हारे बारे में सब जान लिया है, जिसमें अब तक तुमने अपनी पावर्स खो दी हैं और इनट के मरने के बारे में अभी तक उसे नहीं बताया और टाइलर को भी तुमने असाइलम से आजाद करवा दिया और तुम्हें अब सब कुछ ठीक करना होगा। तो वेंसडे कहती है कि उसके लिए मुझे वापस पावर्स चाहिए होंगी जो आप मुझे दिला सकती हो। लेरिसा कहती है वेंसडे तुम्हारी पावर्स तुम्हारे अंदर ही हैं, तुमने उन्हें गलत तरीके से यूज किया था और अब तुम्हें सब ठीक करना होगा, इसीलिए उड़ जाओ। दूसरी तरफ जोडी ने रिपोर्टर्स को बताया कि कुछ टाइम पहले ही हमारे असाइलम में लाइट चली गई, जिस वजह से सभी खूनखार कैदी आजाद हो गए और इनके काफी सारे लोग मारे गए और काफी सारे कैदियों को हमने वापस कैद भी कर लिया है और अब सिर्फ 3 कैदी बाहर हैं, जिनमें टाइलर और ज़ॉम्बी भी शामिल थे। शेरिफ कहती है अगर वो किसी को भी दिखे तो पुलिस को बताना होगा और टाइलर जख्मी है जो शहर में कहीं पर छुपा हुआ होगा। कुछ देर बाद एक किलर एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले आउटकास्ट्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था और ये काम वो जोडी के कहने पर कर रहा था। जोडी ने उसे आखिरी काम प्रोजेक्ट 1938 को ढूंढकर मारने के लिए कहा क्योंकि वो काफी खतरनाक थी। फिर जोडी वहां से आकर वेंसडे से मिली, जिसमें वो उसके साथ फिर से अच्छी शुरुआत करना चाहती थी। तो वेंसडे कहती है कि बहुत जल्द शेरिफ तुम्हारी खुफिया लैब के बारे में पता लगा लेगी। जोडी ने जवाब दिया कि अब तक तो मैंने वहां से सभी चीजें हटा दी हैं और आगे से तुम मेरे रास्ते में मत आना। वेंसडे कहती है कि रास्ते में आना ही तो मेरा काम है और पेशेंट 1938 कौन है, क्योंकि उसके बारे में तुमने कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लिखा है। ये सुन वो परेशान हो जाती है लेकिन जवाब नहीं देती। तब वेंसडे वहां से बाहर निकल गई। तभी वेंसडे को टाइलर की तरफ से एक नोट मिला जो धमकी थी, जिसमें वो आज रात वेंसडे और इनट को मारने की बात कर रहा था। तो वेंसडे भागकर टाइलर के पास जाने लगी, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ सायरन लड़की ने अपनी माँ को सेफ जगह पर छुपा दिया था क्योंकि उसके डैड उनकी सायरन पावर्स को यूज करना चाहते थी, जिनके बाद वो सायरन की पावर्स को भी यूज करने वाला था। वेंसडे वापस उसके रूम में आ गई। तब उसे वहां इनट मिली। वेंसडे को यहाँ भी लेरिसा दिखी जो सिर्फ उसे ही नजर आ रही थी। वो इनट को कहती है तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि टाइलर हम दोनों को मारने आने वाला है। लेरिसा वेंसडे से इनट को सच बताने के लिए कहती है कि वो मरने वाली है, लेकिन इनट वहां से अपने वुल्फ गैंग के पास जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वेंसडे टाइलर को रोकने के बारे में सोच रही थी, जहां लेरिसा उसकी मदद करना चाहती थी। प्रिंसिपल ने सबको बताया कि आज रात वो लोग आउटकास्ट के लिए एक इवेंट रख रहे हैं। सारे बच्चे कब्रिस्तान के पास होंगे और वो लोग अपने फोरफादर्स यानी अपनी फैमिली के पुराने लोगों को याद करेंगे। तब ये सुनकर बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेंसडे ने आकर प्रिंसिपल को कहा कि रात को टाइलर कब्रिस्तान में हमला कर सकता है। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि रात को कोई भी प्रोग्राम अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हाइड को इतने सारे आउटकास्ट्स मिलकर आराम से हरा सकते हैं और म्यूजिक टीचर के पास काफी सारी जानकारी है क्योंकि उसका सामना पहले भी हाइड से हुआ था। पग काफी उदास था और उसने अपने डैड को भी बताया कि मैं अपने पेट ज़ॉम्बी की वजह से परेशान हूँ जो मेरा दोस्त बन गया था और वो गुम हो गया है। तब उसके डैड ने उसे ढूंढने में पग को मदद करने के लिए कहा ताकि उनका बेटा पग खुश हो सके। दूसरी तरफ किलर को एक केव यानी गुफा के बाहर पैरों के निशान दिखे तो वो प्रोजेक्ट 1938 को ढूंढने के लिए अंदर गया। अंदर टाइलर छुपा हुआ था। वो काफी कमजोर था, जहां उसे अपने डैड दिखे जो टाइलर से कहते हैं कि तुमने अपने मास्टर को मार दिया है और ये तुम्हारी काफी बड़ी गलती है। तब टाइलर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर किलर भी उसी जगह पर आ जाता है। तब पीछे से हाइड आकर उस पर हमला कर देता है और उसने एक ही झटके में किलर की जान ले ली। उसकी आवाज ज़ॉम्बी ने भी बाहर सुन ली थी, तब वो भी अंदर जाने लगा। वेंसडे म्यूजिक टीचर से पूछती है कि क्या हाइड नया मास्टर बदल सकता है, तो वो कहती है कि अगर तुम टाइलर के ऊपर ही करने का सोच रही हो तो चीजें खराब हो सकती हैं। उधर ज़ॉम्बी ने किलर की बॉडी को खा लिया था, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। वेंसडे टाइलर की मास्टर की डायरी पढ़नी शुरू की, जिसमें वो समझ सकी कि कैसे हाइड की नई मास्टर वो बन सकी है। तभी यहाँ पर मोटिशा आई और वो वेंसडे से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बिजी थी। मोटिशा को भी फिर पता चल गया था कि वेंसडे टाइलर की मास्टर की डायरी पढ़ रही है क्योंकि वो एक लिक्विड बनाना चाहती है ताकि टाइलर की मास्टर बन सके। तब मोटिशा और लेरिसा को वेंसडे का ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लगा क्योंकि उसके पीछे जाना रिस्की था। रात होने पर पग और उसके डैड ज़ॉम्बी को ढूंढते हुए शहर
शहर के एक इवेंट में पहुंचे। ज़ॉम्बी ने भी उन्हें देख लिया था और वो उनके पीछे जाता है। पुलिस वालों ने किलर की लाश देखी, उन्हें पता चला कि उस पर हाइड और किलर दोनों के हमलों के निशान थे। ये कैसे हो सकता था, ये चीज उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तब इस बारे में शेरिफ ने रेडियो पर बताया। तब रेडियो की न्यूज दूसरी तरफ प्रोजेक्ट 1938 ने भी सुनी, जिसे वेंसडे ने आजाद कर दिया था। एग्नेस, जो कि वेंसडे की साथी है, उससे आकर मिलती है। उसने बताया कि रात को नाइट शेड की खुफिया मीटिंग होने वाली थी। तो वेंसडे ये सुनकर चौंक जाती है और कुछ ही देर बाद सभी नाइट शेड मिलते हैं, जिन्हें इनिड और उसके दोस्त ने बुलाया था। यहाँ वेंसडे भी आ गई थी। इनिड ने सबको बताया कि आज रात टाइलर मुझे और वेंसडे को मारने वाला है। वेंसडे भी बताती है कि जब वो हम दोनों पर हमला करेगा तब मेरा प्लान उसे काबू करने का है, क्योंकि मैं उसकी मास्टर बनने वाली हूँ। जो सुनकर सारे चौंक जाते हैं। वेंसडे ने एक लैब में आकर केमिकल तैयार करना शुरू किया, लेकिन लरीसा को ये चीज सही नहीं लगी, क्योंकि टाइलर ने अपनी मास्टर को भी मार दिया था। लेकिन वेंसडे ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था और वो लिक्विड को एक इंजेक्शन में भरकर वहाँ से निकल जाती है। पग को जब ज़ॉम्बी के बारे में पता चला कि वो यहीं है, तो अपने डैड को बाहर छोड़कर वो अंदर उससे बात करने गया। तब ज़ॉम्बी ने कहा, पग मेरे दोस्त, मेरा दिमाग ही मुझे पूरी तरह से ठीक कर रहा है और मेरी मदद यहाँ से भागने में करो। मैं तुम्हें बाद में आकर मिलूंगा। पग मान गया और बाहर आकर उसने अपने डैड से झूठ बोला कि वो नहीं मिला और वो दुखी होने का नाटक करता है। 1938 मोर्टिशा से आकर मिली, जिसका असली नाम फेरी था। ये दोनों एक साथ पढ़ती थी। वो मोर्टिशा से कहती है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है, तो प्लीज मेरी मदद करो। तब यहाँ मोर्टिशा भी समझ जाती है कि फेरी असल में टाइलर की माँ है और दोनों डील करती है। रात को सारे आउटकास्ट कब्रिस्तान में आ जाते हैं। यहाँ टाइलर भी आ गया था। तब इनड उसे अपने पीछे लगाकर एक जगह पे लेकर आई जहाँ उसके सभी साथी थे। टाइलर को वो लोग पागल कह रहे थे, क्योंकि उसने अपने ही मास्टर को मार दिया था। ये सुन वो गुस्से से भड़क गया और हाइड बन गया और उसने सबको दूर फेंक फेंक के मारा और वो इनड को मारने जाता है। तभी वहाँ पे एक दूसरी हाइड आ गई। उसने टाइलर को उठाकर दूर फेंक कर मारा और वो वेंसडे को मारने गई, तो मोर्टिशा ने आगे आकर कहा कि हमारी ये डील नहीं हुई थी। तब ये सुनकर वो हाइड टाइलर को लेकर वहाँ से चली जाती है। वेंसडे कहती है कि ये वाली हाइड फेरी है, टाइलर की माँ, और आपके बीच में क्या डील हुई। मोर्टिशा कहती है कि फेरी अपने बेटे के साथ शहर को छोड़ देना चाहती है और इसी वजह से वो चली गई। यही हमारा वादा हुआ था। रात होने पर वेंसडे फिर से अपना नॉवेल लिखने लग जाती है। उधर ज़ॉम्बी यानी कि आइजैक जोडी के घर आकर उसे जान से मार डालता है और तब तक फेरी और टाइलर भी साथ में थे। इनिड जब डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो अचानक वो वेयरवुल्फ में बदल जाती है और वहाँ से भाग गई। ये चीज म्यूजिक टीचर ने भी देख ली। आज पूरे चांद की रात तो नहीं थी, इसलिए वो काफी चौंक जाती हैं। अब हम वेंसडे को देखते हैं, जो इनिड के जैसे कपड़े पहनकर उस जैसी हरकतें कर रही थी। फिर वो बाहर आकर इनिड की तरह सब लोगों से मिलकर नाच रही थी। सब लोग उसे इस हालत में देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कहानी 17 घंटे पहले की दिखाई गई, जहाँ प्रिंसिपल ने स्कूल में कर्फ्यू लगा दिया था ताकि सभी बच्चे सेफ रह सके। फिर वेंसडे लरीसा से मिली और वो कहती है कि वेंसडे, तुमने 2 हाइड्स को आजाद कर दिया है। मुझे फ्यूचर का पता है जिसमें इनिड अभी भी मरने वाली है और तुम्हें ये रोकना होगा। तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में जानना है ना, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हुई है और एडम्स की पावर उनकी फैमिली के नजदीकियों से ही उन्हें मिलती है और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ से ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी पावर्स चली गई है। तुम्हें अपनी माँ से अपने रिश्ते को सुधारना होगा। लेकिन वेंसडे को अपनी माँ के साथ रिश्ते को ठीक करना सही नहीं लगता। वेंसडे प्रोफेसर से मिली और उससे फेरी के बारे में पूछती है। उसने बताया कि फेरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो भाई आइजैक था वो मेरा सबसे खास स्टूडेंट था। उसी ने मेरे लिए ये मशीन बनाई थी जिस वजह से मैं आज भी जिंदा हूँ। और आइजैक काफी एक्सपेरिमेंट करता था, लेकिन फिर एक बार उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान धमाका हुआ और सबको लगता था कि वो मर गया और उसकी लाश को स्कल ट्री के नीचे दबा दिया। ऐसी अफवाहें मैंने सुनी थी। तब ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। फिर वेंसडे आइजैक के बारे में पता लगाने का काम एग्नेस को देती है। पग उसे एक तस्वीर भी देता है जो उसे आइजैक के पास से मिली थी, जिससे वेंसडे समझ जाती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि फेरी है। दूसरी तरफ फेरी ने टाइलर को उठाया और उसने अपने बेटे से दूर जाने के लिए माफी मांगी और कहा कि तुम्हारा कोई मास्टर नहीं है और तुम बिल्कुल ठीक हो। म्यूजिक टीचर आकर इनड से मिली और उसे कहा कि तुम पिछली रात को वेयरवुल्फ बनी थी। वो रात पूरे चांद की रात भी नहीं थी, यानी कि तुम एक अल्फा वेयरवुल्फ हो और अल्फा वेयरवुल्फ सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। वेंसडे आकर फिर अपनी नानी से मिलती है और कहती है कि मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए और इसका कोई रास्ता जरूर होगा। मैंने एक और हाइड को आजाद कर दिया है और अब मुझे 2 हाइड का सामना करना है। नानी बताती है सबसे पावरफुल रेवन रोजा है और उसी के घर में तुम्हारी मॉम डैड रह रहे हैं। उसकी कब्र के ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है और अगर उसे कोई छू कर मंत्र पढ़ता है तो उसकी पावर्स उसे वापस मिल सकती हैं। फिर रात को वेंसडे वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ती है, तो इनिड कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल में कर्फ्यू है और अगर किसी ने भी कर्फ्यू तोड़ा तो उसके सभी साथियों को गैला इवेंट से बैन कर दिया जाएगा। तो वेंसडे कहती है मैंने टाइलर और फेरी को आजाद कर दिया है और अब मैं शांत नहीं बैठ सकती और मुझे अकेले जाकर उन सब चीजों को ठीक करना होगा, जो कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद हिंग
ने आकर ईनेट को बताया कि म्यूजिक टीचर उनका रूम चेक करने के लिए आने वाली है। तब ईनेट वेंसडे को वापस लाने के लिए निकलती है। वेंसडे आई और रोजा के कब्र पर हाथ रख के मंत्र याद करने लगी है। तब उसने विजन देखा जिसमें वो रोजा के घर में एक खुफिया कमरे में गई, जहाँ रोजा उसके आने की वजह पूछती है। वेंसडे कहती है कि मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए, बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है, इसीलिए प्लीज मेरी मदद करो। तब रोजा ने वेंसडे के हाथ को एक मोमबत्ती पर रखकर अपनी पावर्स को कुछ देर के लिए वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अगर उसने अपने हाथ को टाइम से पहले हटा दिया तो गड़बड़ हो सकती थी। तो वहाँ पर वेंसडे ने मोमबत्ती को छूकर पावर्स लेना शुरू किया, लेकिन ईनेट ने आकर वेंसडे का हाथ कब्र से दूर किया, जिसकी वजह से मंत्र में गड़बड़ हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन दोनों जब अपने कमरे में उठी तो उन्हें अपनी अपनी बॉडीज काफी अजीब लगी। फिर वो चिल्लाने लगी क्योंकि उन दोनों की बॉडीज एक दूसरे के साथ बदल चुकी थी और अब वेंसडे ईनेट बन चुकी थी और ईनेट वेंसडे। यहाँ लरिसा भी थी जो कहती है कि तुमने मंत्र के रूल को तोड़ा है तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्योंकि अपनी अपनी बॉडी में वापस जाना चाहती थी, इसीलिए वेंसडे लरिसा से पूछती है हम वापस अपनी बॉडीज में कैसे जाएं? तब उसने कहा कि ये तुम खुद पता लगाओगी। तब वेंसडे ईनेट से कहती है कि हमें सब कुछ ठीक करना होगा, लेकिन तब तक हमें सबके सामने नॉर्मल रहना पड़ेगा और किसी को भी इस बारे में बताना नहीं। अब ईनेट को वेंसडे बनना सिंपल लगा, लेकिन ईनेट की स्टाइल से सबको समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी ईनेट को वहाँ एग्नेस मिली जो वेंसडे समझकर उससे बात कर रही थी। वेंसडे ने कहा कि मुझे अपना डेली वाला मिल्क शेक पीना है। एग्नेस ने उसे बताया कि आपको तो रंगों से एलर्जी है ना। इस पर ईनेट ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो मैंने झूठ बोला था, और वो मिल्क शेक पीकर आगे बढ़ जाती है। ईनेट का दोस्त जब उसे मिलने आया तो वेंसडे ने उसे काफी मारा और खुद से दूर रहने के लिए कहा, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आज ईनेट को क्या हो गया। उधर ईनेट को वेंसडे की बॉडी में रंगों की वजह से इन्फेक्शन होने लगा और उसके जिस्म पर काफी सारे दाग बन गए थे, लेकिन तभी मोर्टिशिया ने उसे लगाने के लिए क्रीम दी जिससे वो कुछ ठीक हो गई। आज मोर्टिशिया को वेंसडे थोड़ी अजीब लगी है। उसने फिर वेंसडे को बताया कि आज फैमिली डिनर है और तुम्हें आना ही होगा। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। तब तक वेंसडे कब्र पर वापस आई और उसने हाथ रखा, लेकिन मंत्र बोलकर कुछ नहीं हो रहा था। तब लरिसा ने बताया कि तुमने ये ईनेट के साथ गड़बड़ की थी तो तुम इसे अकेले नहीं ठीक कर सकती, और पहले भी 2 रेवन ने ये गड़बड़ की थी और 24 घंटे के अंदर वो मर चुकी थी। अब शायद इसी तरह से तुम ईनेट को मारने वाली हो। तब वेंसडे ये सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ फेरी टाइलर का ख्याल रख रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटी में इस बार आइजैक आ चुका था। फेरी उसे जिंदा देखकर चौंक गई क्योंकि उसका भाई आइजैक मर चुका था, लेकिन आइजैक ने बताया बहन मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तभी वो दोनों बहन भाई मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने भांजे टाइलर को देखकर भी खुश होता है। तभी फेरी की तबीयत खराब होने लगी और उसने आइजैक को बताया कि हाइड ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती, और आइजैक हमेशा से यही चाहता था कि वो अपनी बहन की पावर्स को खत्म करके उसे नॉर्मल इंसान बना सके। आइजैक ये भी बताता है कि मैंने जोडी को मार दिया है, जो सुनकर फेरी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वेंसडे अपना म्यूजिक बजा रही थी। तब वहाँ पर म्यूजिक टीचर आकर उसकी तारीफ करती है। उसने कहा कि तुम अब वेंसडे की तरह ही बनती जा रही हो, और उसे शांत रहने के लिए कहा क्योंकि ईनेट अब कभी भी वेयरवुल्फ बन सकती है, इसीलिए उसे स्कूल के केज पिंजरे में बंद रहना होगा। तब वेंसडे ईनेट के बारे में ये जानकर चौंक गई और उसे रोजा आकर बताती है कि तुम्हें अपनी बॉडी में जाने के लिए सुबह तक का वक्त मिला है, और अगर तुम नहीं गई तो तुम मर जाओ। उधर ईनेट ने वेंसडे की नॉवल की मदद से उसके और उसके फैमिली के बारे में जानने का फैसला किया, क्योंकि उसे फैमिली डिनर पर जो जाना था, जिसमें वेंसडे अपने सभी करीबी लोगों के बारे में लिखती थी। तब ईनेट को पता चला कि वेंसडे उसे बेवकूफ लड़की समझती थी, जिसमें वो हमेशा ईनेट को बचाती है। तब ईनेट अपने बारे में ये पढ़कर भड़क गई। फिर ईनेट ने उसे डेमो देने का फैसला किया और वो अपनी स्टाइल में वापस आकर स्कूल में घूम रही थी और डांस कर रही थी, लेकिन फिर से रंगों की वजह से उसे इन्फेक्शन होने लगा। तब वो चिल्लाने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और ये चीज वेंसडे ने भी देख ली थी। उधर वेंसडे को पता चला कि ईनेट का दोस्त किसी और लड़की से भी बात करता है, इसीलिए वो ईनेट की तरफ से उससे रिश्ता तोड़ लेती है। तभी वहाँ पर म्यूजिक टीचर ने आकर वेंसडे को केज में जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके बाहर रहने से खतरा हो सकता था। एग्नेस आकर ईनेट से मिली, यानी वेंसडे से, और उससे पूछती है कि आप ईनेट का फोन क्यों यूज कर रही हो, और ईनेट केज में है और उसने अपने दोस्त से भी रिश्ता तोड़ लिया है। अब ईनेट ये सुनकर भड़क गई। एग्नेस ने फिर बता दिया कि आप उस लड़की को मरने से बचा रहे हो, जैसे आपने विजन में देखा था। तब ये सुनकर भी ईनेट काफी हैरान रह जाती है। एग्नेस कहती है कि ईनेट मुसीबत है, आपको उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपको मेरे जैसी फ्रेंड की जरूरत है, वो बेवकूफ लड़की है। तब ईनेट भड़क कर कहती है कि तुम लूजर हो, मेरी तरह बनना चाहती हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें यूज करती हूँ अपने कामों के लिए। तब एग्नेस इस बात से दुखी हो गई और वहाँ से चली जाती है। उधर एडम्स फैमिली में डिनर चल रहा था और ईनेट को खाना पसंद नहीं आ रहा था। मोर्टिशिया ने फिर अपने दोनों बच्चों को सच बताने के लिए कहा, क्योंकि वो स्कूल में गड़बड़ कर रहे थे। तब पग बताता है कि मेले में मैंने ज़ॉम्बी को देखा था, लेकिन डैड से झूठ बोला और इस बात के लिए वो अपने बाप से माफी मांगता है। तब उसके डैड पग को सजा देने के लिए उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं। तब वहाँ मोर्टिशिया और ईनेट बैठे थे। मोर्टिशिया को आज वेंसडे थोड़ी अजीब लगी और उसने लैरिसा को सामने आने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे फील कर सकती थी। यानी अब लैरिसा मोर्टिशिया को भी दिखने लगी, लेकिन ईनेट उसे नहीं देख पा रही थी। लैरिसा ने बताया कि मैं वेंसडे को रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ, और असल में ये वेंसडे नहीं बल्कि ईनेट है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उसे
रोजा के पास भेजा और अब उनकी बॉडीज बदल चुकी है। तब ईनड ने कहा कि हाँ यही सच है और वेंसडे स्कूल के अंदर एक केज में है। लैरिसा कहती है कि हमें उन्हें आजाद करना होगा वरना उनकी जान खतरे में हो सकती है। तब मोर्टिसिया ने ईनड को जाकर वेंसडे को आजाद करने के लिए कहा जिससे वो दोनों साथ में मिलकर हमेशा जिंदा रह सके। दूसरी तरफ स्कूल में ऑफिसर से आइजैक आकर मिला। ऑफिसर ने कहा कि तुम तो मर चुके थे और तुम्हारा वापस जिंदा होना कुदरत के कानून के खिलाफ है। तब उसने कहा कि मैं साइंस की वजह से जिंदा हूँ। ऑफिसर कहता है ये बहुत गलत है और तब आइजैक कहता है कि आप भी तो मेरे साइंस के एक्सपेरिमेंट की वजह से जिंदा हो और अब मुझे मेरी मशीन वापस चाहिए। फिर आइजैक ने ऑफिसर के मशीन पावर सोर्स को निकाल दिया जिससे ऑफिसर फौरन मारा जाता है और तब आइजैक उसे खाने लगता है। ये चीज एग्नेस ने भी देख ली और वो चिल्लाते हुए वहां से डरकर भाग गई। फिर आइजैक बाहर अपनी कार में आया जहां उसके साथ टाइलर और फेरी भी थी। आइजैक ने बताया कि उस स्कूल की मशीन को पावर सोर्स मैं दे दूंगा जिससे फेरी के अंदर से हाइड को मैं निकाल दूंगा। वो लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। तब उनकी कार में एग्नेस भी थी। जी हाँ, उसके साथ कार में जूडी की लाश भी थी जिसे देखकर वो डर जाती है। उधर स्कूल के केज में वेंसडे आकर ईनड से ले ली। फिर ईनड ने कहा कि एग्नेस ने मुझे बताया है कि मैं मरने वाली हूँ और मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है और कैसे भी मुझे वापस अपनी बॉडी में जाना है। तभी ईनड को एग्नेस का फोन आया और उसने बताया कि मैंने आइजैक को ढूंढ लिया है और फिलहाल वो टाइलर और फेरी के साथ जा रहा है और मैं उसकी कार की डिग्गी में छिपी हुई हूँ जिसमें मेरे साथ जूडी की लाश भी है और मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। तब वेंसडे ने उसका पीछा करने का फैसला किया और वो ईनड के साथ वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद पावर हाउस से विलो हॉल स्कूल की मशीन को आइजैक ने स्टार्ट कर दिया था जो कि उसने ही बनाई थी और वो अपनी बहन को अब हाइड बनने के कर्स श्राप से आजाद करने वाला था। तब टाइलर ये सुनकर भड़क गया क्योंकि उसे हाइड बनना श्राप नहीं लगा था। तो फेरी ने बताया कि बेटा हाइड ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। आइजैक ने भी कहा कि अगर वो हाइड रहेगी ही नहीं तो हमेशा जिंदा रह सकती है। फिर वो दोनों बाहर आए और उन्होंने मशीन की पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक टाइलर ने एग्नेस को पकड़ लिया था। टाइलर ने बताया कि वेंसडे की दोस्त है। आइजैक ने उसे केज में बंद करने के लिए कहा क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के बाद एग्नेस को खाने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ वेंसडे और ईनड भी आ चुकी थी और दोनों ने देखा कि आइजैक फेरी को मशीन की पावर से ठीक कर रहा था। तब वेंसडे ने एग्नेस को आजाद करवाने की कोशिश की। तब टाइलर आ गया, लेकिन पीछे से ईनड ने टाइलर पर हमला किया। तब वेंसडे ने टांग मारकर टाइलर को दूर फेंका और वहीं पर वो बदलने लगी, वो वेयरवुल्फ बन रही थी। तब ईनड ने एग्नेस को आजाद कर दिया और तब तक वेंसडे बदलकर वेयरवुल्फ बन गई और तब टाइलर ने उसे अंदर कैद कर दिया। एग्नेस ने इनविजिबल होकर मशीन में गड़बड़ करना शुरू कर दिया। आइजैक और टाइलर दोनों फेरी को बचाने में लग गए। वेंसडे जो वेयरवुल्फ बनी हुई थी बाहर आई। टाइलर भी हाइड बनने वाला था, लेकिन फेरी उसे रोक देती है। तब वेंसडे ने उसे पकड़ लिया और ईनड ने उसे वहां से निकलने के लिए कहा क्योंकि मशीन ब्लास्ट होने वाली थी। तो वेंसडे टाइलर को फेंककर वहां से निकल गई और तब फेरी, टाइलर और आइजैक भी पास के कैबिन में छुप गए और पूरी मशीन वहां पर धमाके में उड़ जाती है। कुछ देर बाद वेंसडे वापस ईनड के रूप में आ चुकी थी और उसने ईनड की पावर की तारीफ की, जिसे अब एग्नेस को समझ आई कि दोनों की बॉडीज बदल गई है। फिर वेंसडे ईनड के साथ रोजा की कब्र पर आई और उसने ईनड के साथ पत्थर को छुआ। फिर दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें ईनड कहती है कि वेंसडे तुम काफी बहादुर हो। तब वेंसडे ने ईनड के बारे में बताना शुरू किया कि ईनड काफी ज्यादा पावरफुल है और वेंसडे ने उसे कमजोर समझा था जो उसकी भूल थी। तभी वहाँ एक बिजली चमकी और दोनों नीचे गिर पड़ी और फिर उनकी बॉडीज उन्हें वापस मिल जाती है, जिस वजह से वो दोनों काफी खुश होती है। फिर वेंसडे को लैरिसा दिखी जो उसे डार्क वर्ल्ड में लेकर गई और उसने बताया कि अब ईनड नहीं मरने वाली है, लेकिन अब कोई एडम्स फैमिली में से मरने वाला है। उसने वेंसडे को एडम्स फैमिली मेंबर की कब्र भी दिखाई जिसके ऊपर उसका फिलहाल नाम नहीं लिखा था। इसके बाद हम 15 साल के पहले का टाइम देखते हैं। हमें पता चलता है कि सायरन लड़की का बाप और प्रिंसिपल आपस में दोस्त थे और वो प्रिंसिपल ही था जो दोनों माँ बेटे की सायरन पावर्स का यूज करके पैसे कमाना चाहता था और ये काम वो सायरन के बाप से भी करवा रहा था। यही वजह थी कि दोनों माँ बेटा उससे दूर रहते थे। वेंसडे ईनड को बताती है कि अब तुम मरने वाली नहीं हो और मेरी फैमिली में से कोई मरने वाला है। एग्नेस कहती है कि मैंने आइजैक की फाइल ढूंढ ली है जिसे तुम पढ़ सकती हो। कुछ देर बाद वेंसडे आकर अपनी फैमिली से मिली। उसने अपने मॉम डैड को बताया कि आप दोनों के काफी सारे राज हैं जो कि मुझे कभी भी पता नहीं चले। इसमें पग का ज़ॉम्बी असल में आइजैक है और डैड वो तो आपका रूममेट और दोस्त भी था ना। तब उसके डैड ने बताया कि वो मेरा दोस्त था, लेकिन जो बूढ़ा आदमी यानी जूडी का बाप एक्सपेरिमेंट्स करता था वो आइजैक को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था और मैं बस आइजैक को बचाना चाहता था। फिर वेंसडे कहती है कि अब वो पूरा जिंदा हो चुका है और फेरी के साथ वो मिल चुका है। फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि अब ईनड नहीं बल्कि हमारी फैमिली में से कोई मरने वाला है। म्यूजिक टीचर ईनड को कहती है कि 2 दिनों में पूरे चांद की रात आने वाली है और उस रात को अगर तुम वेयरवुल्फ बनी तो जिंदगी भर तुम वेयरवुल्फ ही बनी रहोगी। इसके बाद और भी बुरी चीजें हो सकती हैं, जिसमें अगर तुम अल्फा वेयरवुल्फ बनती हो तो दुनिया के सभी वुल्फ तुम्हें ढूंढकर मारने के लिए आएंगे। इसलिए तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए रोज रात को केज में ही रहना पड़ेगा।
मिलेगा। उधर वेंसडे फेरी आइजैक और टाइलर की लोकेशन पर आई, जहाँ उसे एक बटरफ्लाई मिली, जिसे लेकर वो पग के साथी के पास आई। अब ये बटरफ्लाई आइजैक यानी ज़ॉम्बी की थी। ये जानकर पग खुश होता है। तब पग के दोस्त ने बताया कि बटरफ्लाईज अपने मालिक के पास आती जाती रहती हैं और ये खुद ही आइजैक को ढूंढ लेंगी। पग बताता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने आइजैक को दोस्त बनाया था, जो कहकर वो चला जाता है। अब वेंसडे बटरफ्लाई का यूज करके आइजैक को ढूंढने का काम पग के साथी को देती है। प्रिंसिपल वेंसडे की नानी को स्कूल का नया डिजाइन दिखाता है, जो कि वो गाला इवेंट में रखने वाला था। वो कहता है मैं आपकी फैमिली का नाम रोशन करूंगा और आप लोगों को इज्जत दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे बड़े डोनेशंस चाहिए होंगी। ये बात तो साफ थी कि वो काफी बड़ा लालची इंसान था। तो नानी कहती है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाली। ये कहकर वो निकलने वाली होती है। तब प्रिंसिपल ने सायरन लड़की को बुलाया, जिसने अपनी पावर्स को यूज करके नानी से कहा कि आप अपनी सारी दौलत अपनी मर्जी से स्कूल को डोनेट कर दो। तब वो मान जाती है। दूसरी तरफ टाइलर ने फेरी का इलाज करना शुरू कर दिया था। उसकी माँ को खून की जरूरत थी, तो वो अपना ही खून उसे देता है। फिर वेंसडे आकर सायरन लड़की से तलवारबाजी करने लगी। वेंसडे कहती है कि तुम अपनी पावर्स की मदद से मेरे नानी को डोनेशन देने पर मजबूर कर रही हो। इस पर सायरन लड़की उसे सब कुछ भूलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन एजिस उसे बताती है कि सायरन लड़की को प्रिंसिपल धमका रहा है, तभी वो ऐसा कर रही है, और उसकी माँ को भी उसने कैद करके रखा है, क्योंकि वो उन दोनों माँ बेटे की पावर्स को यूज करके पैसे कमाना चाहता है। एजिस वेंसडे की बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए पूरी तरह उसके जैसा हुलिया बनाकर उसके सामने आ जाती है। तो वेंसडे कहती है कि तुम बिल्कुल भी खास नहीं हो और मेरे जैसी तो तुम बिल्कुल भी नहीं बन सकती। वो फिर वहाँ से निकल गई और इस बात से एजिस का दिल टूट जाता है। प्रिंसिपल फिर सायरन लड़के के डैड को मार देता है, जो उसका साथी था, क्योंकि उसने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था। रात को गाला इवेंट शुरू हो गया था और एडम्स फैमिली समेत सभी लोग भी वहाँ आ गए थे। इनेट का दोस्त उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त के पास चला गया था। तब इनेट एक जगह पर आई और वो काफी दुखी हो रही थी। तब उसे वहाँ पर एजिस मिली, जो भी दुखी थी। एजिस ने बताया कि मैं वेंसडे जैसा बनना चाहती हूँ, लेकिन वेंसडे को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तब इनेट कहती है कि तुम्हें खुद की तरह जीना सीखना होगा और तुम्हें वेंसडे बनने की कोई जरूरत नहीं है। तब एजिस को उसकी बात अच्छी लगी। इस दौरान इनेट के क्लासमेट ने सायरन लड़की की माँ को एक रूम से आजाद कर लिया होता है। फिर वेंसडे ने इस बारे में आकर इनेट को बताया कि सायरन की माँ अब आजाद हो चुकी है और उन्हें अब प्रिंसिपल को रोकना होगा, और एजिस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि प्रिंसिपल के तावीज को हम निकाल सके, और अच्छा हुआ तुमने अपने खुद की पहचान बना ली है। जो सुनकर वो काफी खुश होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर डांस शुरू हुआ, जिसमें इनेट ने इस बार एजिस के साथ डांस किया। एजिस कमाल का डांस कर रही थी। इस दौरान एजिस इनविजिबल होकर प्रिंसिपल के पास आई और उसने प्रिंसिपल का तावीज निकाल लिया। फिर उसने इनेट के साथ डांस को खत्म किया, जिससे सभी लोग काफी खुश हुए। कुछ देर बाद वहाँ पर सायरन लड़की ने प्रिंसिपल को स्टेज पर आने का कहती है। वो जब आया तो सायरन अपनी पावर से उसे कहती है कि सबको सच बताओ। तब प्रिंसिपल ने सबको बताना शुरू किया कि उसने सबसे पहले सायरन लड़की को मजबूर किया कि वो मोर्टिशिया और नानी के पास से बड़ा डोनेशन निकाल ले, लेकिन मोर्टिशिया इस चीज में फेल हुई। तब प्रिंसिपल ने सायरन लड़की की माँ को भी कैद किया और नानी की पूरी जायदाद को सायरन की पावर से लूटने की कोशिश की। वो कहता है मैंने पैसे अपने साथी सायरन के बाप को भी देने थे, लेकिन वो गद्दारी पर उतर आया और मैंने उसे मार डाला, जो सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अब प्रिंसिपल को होश आ गया, इसलिए वो सायरन लड़की को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। तभी उसने गलती से आग ऊपर झूमर में भी छोड़ दी थी। इससे सायरन आजाद हो गई और इनेट की क्लासमेट ने अपनी मेडूसा की पावर का यूज करके प्रिंसिपल को पत्थर का बना दिया। तब ऊपर से झूमर उस पर गिरता है और प्रिंसिपल वहीं मारा जाता है। तब ये देखकर नानी काफी ज्यादा खुश हुई और वेंसडे का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो अपने सारे पैसों को खोने से बाल बाल बची थी। तभी वहाँ पर वेंसडे को पग के साथी ने आकर बताया कि उसे बटरफ्लाई से पता चल गया है कि आइजैक कब्रिस्तान में है। तो मोर्टिशिया देखती है कि पग भी वहाँ से गायब है। उधर पग कब्रिस्तान में था, तब उसे आइजैक आकर मिला, जिसका पूरा इंसानी जिस्म आ चुका था। उसे पग की मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो पग को बेहोश करके पकड़ लेता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर वेंसडे और पग का साथी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी बटरफ्लाईज ही बची थी। इससे वेंसडे समझ गए कि पग को आइजैक ने कैद कर लिया है। जंगल में पुलिस वाले पग्स को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो अभी भी गायब था, और वेंसडे को समझ नहीं आ रही थी कि आइजैक को पग से क्या मिलेगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। और इस बारे में मोर्टिशिया और उसके हस्बैंड को भी समझ नहीं आ रहा था। शेरिफ उनसे कहती है कि हो सकता है उनसे कोई बदला ले रहा हो। वेंसडे उनकी बातें सुन रही थी। फिर वेंसडे और मोर्टिशिया साथ में लरिसा को बताने लगी कि उन दोनों को नानी की मदद लेनी होगी, क्योंकि तीनों अपनी पावर्स को यूज करके पग्स को ढूंढ सकते हैं। कुछ देर बाद मोर्टिशिया ने अपनी माँ को आधे रास्ते से ही वापस बुला लिया। फिर तीनों ने साथ में मिलकर अपनी पावर्स को यूज करना शुरू किया। जहाँ वेंसडे को विजन दिखे, उसने देखा कि मोर्टिशिया और उसके हस्बैंड ने सालों पहले आइजैक को मारकर उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया था। फिर वेंसडे ने होश में आकर मोर्टिशिया को इसके बारे में पूरा सच बताने के लिए कहा। तो मोर्टिशिया ने बताया कि आइजैक जिस दिन मरा था, उस रात मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आइजैक के साथ थे, जिसमें आइजैक अपनी मशीन को बनाकर अपनी बहन को ठीक करना चाहता था, और इस मशीन को काफी ज्यादा पावर चाहिए थी, जिसमें आइजैक ने मेरे हस्बैंड यानी तुम्हारे पापा की मदद ली, क्योंकि उनके पास भी बिजली को कंट्रोल करने की पावर थी।
इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त आइजैक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन आइजैक ने अपनी पावर से उनकी सारी पावर्स छीन लेने की कोशिश की, क्योंकि इन्हीं पावर से वो फेरी को ठीक करना चाहता था। इस चीज में मेरे हस्बैंड की जान खतरे में थी, लेकिन तब मोटिशा ने आइजैक पर हमला करके इस मशीन को बर्बाद कर दिया। इसमें आइजैक मारा गया, लेकिन फेरी बच गई। और इस हादसे में मेरे हस्बैंड यानी तुम्हारे डैड ने अपनी पावर्स खो दी, और बूढ़े साइंटिस्ट ने भी उन दोनों को धमकाया कि अगर उन्होंने सबको सच बताया तो वो लोग मर्डर केस में फंस सकते हैं। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर आइजैक को कब्र में गाड़ दिया था, जो कि आइजैक ने मेरे हस्बैंड के लिए खो दी। वेंसडे कहती है कि फिर से वो यही करने वाला है, बस वो इस बार पापा की जगह पग्स की पावर्स को यूज करने वाला है, और मैं अपने भाई को कुछ होने नहीं दूंगी। उधर आइजैक पग्स को खाना देता है, साथ ही वो अपनी बहन के साथ काफी खुश था, और वो दोनों इस जिंदगी को सुधारने वाले थे। लेकिन वहाँ पर फेरी ने आइजैक को थोड़ी सी चीजें बदलने के लिए कहा, तब वो मान गया। वहीं पर टाइलर आया और उसने पग्स के थोड़े से कपड़े शहर की दूसरी तरफ छोड़ दिए थे, जिससे कोई उन तक पहुंच ना सके। तो ये सुनकर आइजैक काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो वेंसडे के सामने उसके भाई को मारना चाहता था। फिर एनेट केज में जाने के लिए निकली, क्योंकि आज रात पूरे चांद की रात थी और वो किसी भी तरह से वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहती थी। उधर पग्स का साथी वेंसडे को कहता है कि ये बटरफ्लाइज 48 घंटों में मर जाती हैं, और मैंने भी पग्स पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो वो मेरा अच्छा दोस्त बन जाता। तो वेंसडे कहती है कि मेरे भाई ने जो भी गलतियां की हूँ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। कुछ देर बाद पग्स के साथी ने आकर वेंसडे को आइजैक का दिया हुआ गिफ्ट दिया। तब वेंसडे ने देखा कि आइजैक ने रात को उसे कब्रिस्तान में उसके भाई को बचाने के लिए बुलाया है। वेंसडे रात को कब्रिस्तान में पहुंची, जहां आइजैक ने पग्स को पकड़ा हुआ था। वेंसडे ने पग्स को आजाद करने के लिए कहा, और थिंग ने छुपकर आइजैक पर हमला कर दिया, लेकिन उसे पहले से ही इस बारे में पता था, इसलिए टाइलर ने आकर थिंग को भी पकड़ लिया। फिर आइजैक ने वेंसडे को बताया कि थिंग कभी भी तुम्हारी फैमिली से नहीं था, और फिर उसने दिखाया कि थिंग उसी का हाथ था जिसे मोटिशिया ने काट दिया था। इससे वेंसडे समझ जाती है कि थिंग असल में आइजैक का कटा हुआ हाथ होगा, और कहानी हमें पास्ट की दिखाई गई, जिसमें आइजैक अपने पावर्स को यूज करने वाला था। तब मोटिशिया ने इसी हाथ को काट दिया था। तब आइजैक अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाया, इस वजह से मशीन फट पड़ी, और मशीन से ही थिंग जिंदा हो चुका था। और फिर वो मोटिशिया और उसके हस्बैंड को मिला। प्रेजेंट में आइजैक ने थिंग को अपनी बॉडी से जोड़ दिया था, और उसे सीने के बाद वो पूरी तरह से आइजैक के जिस्म का हिस्सा बन चुका था। और फिर आइजैक ने वेंसडे को पकड़ लिया और उसे जमीन में पूरी तरह से गाड़ कर उसके ऊपर काफी ज्यादा मिट्टी डाल दी थी, और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकले और स्कूल के लैब में जाने वाले थे, लेकिन तब वहाँ पर छुपकर एजिस ने ये सभी चीजें देख ली थी। फिर एजिस ने आकर इस बारे में एनेट को बताया कि वेंसडे को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। फिर वो दोनों आकर जमीन खोदने लगे, लेकिन इस चीज में काफी वक्त लग रहा था और वेंसडे मरने वाली थी। लेकिन एनेट को वेंसडे को बचाना था और उसके पास एक ही रास्ता था। लेकिन मुसीबत की बात आज पूरे चांद की रात भी थी, इसलिए एजिस उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन एनेट अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो खुद से वेयरवुल्फ बन जाती है और उसने जमीन खोदकर फिर वेंसडे को भी बाहर निकाल लिया। वेंसडे होश में आ गई और उसने एनेट को वेयरवुल्फ के फॉर्म में दिखा, और वो दुखी हो जाती है क्योंकि एनेट अब हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बनने वाली थी। तब एनेट वहाँ से भाग जाती है, इसलिए वेंसडे ने एजिस को उसके पीछे जाने के लिए भेजा। तभी यहाँ मोटिशिया, उसका हस्बैंड और लरिसा भी आ गई थी, और अब इन सबको मिलकर पग्स को बचाना था। उधर स्कूल के टावर में आइजैक ने अपने हाथ के मिलने से पावर्स को यूज करके मशीन को ठीक करना शुरू कर दिया था, और नीचे वेंसडे नाराज थी क्योंकि उसकी मॉम डैड ने थिंग वाला राज भी उससे छुपा के रखा हुआ था। अब वेंसडे अपने डैड को पुलिस को फोन करने का कहती है और खुद मोटिशिया के साथ ऊपर जाती है। तब तक आइजैक ने इस मशीन को तैयार कर लिया था, और फिर फेरी ने आगे बढ़ने के लिए कहा। तब आइजैक ने अपनी पावर से टाइलर को भी कैद कर दिया, फिर उसे पूरी तरह से बांध देता है। तब फेरी कहती है कि बेटा, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ और मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दे सकती। लेकिन टाइलर हाइड बनने की पावर खोना नहीं चाहता था, लेकिन फेरी उसके लिए यही चाहती थी। फिर आइजैक ने पग्स की बिजली को कंट्रोल करने और बिजली छोड़ने की पावर्स को खींचना शुरू किया, और इससे वो टाइलर को ठीक करने लगा था। लेकिन वहाँ पर वेंसडे ने आकर टाइलर को मरने की जगह उसे आजाद कर दिया, और फिर वो पग्स को बचाने के लिए जाती है। तब टाइलर वहाँ पर हाइड बन गया और उसने आइजैक को पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। तब ये देखकर फेरी काफी दुखी हुई और टाइलर काफी भड़का हुआ नीचे जाता है। तब वेंसडे माँ बेटे की लड़ाई देखने के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। इसमें नीचे टाइलर ने फेरी को फेंक कर मारा। तब फेरी भी हाइड बन गई और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते बिल्डिंग से बाहर चले गए। तब वेंसडे अपने भाई के साथ भाग रही थी। यहाँ पर फिर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसमें लैब फिर से बर्बाद हो जाती है। नीचे फेरी गिर रही थी। तब टाइलर अपनी माँ को बचाने गया, लेकिन फेरी अपने बेटे को बचाने के लिए अकेले नीचे गिरकर मारी जाती है, और ये चीज नीचे शेरिफ भी देख लेती है। और तब टाइलर अपनी माँ के मरने से काफी दुखी हुआ। दूसरी तरफ वेंसडे की फैमिली उठी। सबने देखा कि मोटिशा जख्मी है, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। इसमें पूरी फैमिली प्रेडिक्शन के बाद भी बच गई थी, जिससे वो काफी खुश हो रहे थे। लेकिन तब आइजैक ने अपनी पावर से वेंसडे को मरने की कोशिश की, क्योंकि वेंसडे की वजह से आइजैक ने अपनी बहन को खो दिया था। तब वहाँ पर उन्होंने थिंग को अपनी फैमिली को याद करने के लिए एडम्स फैमिली को और वापस आने के लिए कहते हैं। तब आइजैक कहता है कि वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है बल्कि मेरा हिस्सा है। और तब वेंसडे ने थिंग और आइजैक को अलग करने के लिए कुल्हाड़ी को फेंका, लेकिन वो चूक जाती है। और तब वहाँ पर थिंग ने फिर से खुद को कंट्रोल में ले लिया और उसने आइजैक पर हमला करके उसके जिस्म से दिल निकाल लिया, जो कि मशीन का बना हुआ था। और ऐसा होते ही आइजैक भी मारा जाता है। फिर थिंग वहाँ से आजाद होकर अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है, जिससे सब काफी खुश हो गए। 2 दिन के बाद स्कूल खत्म हो चुका था, इसलिए वेंसडे पैकिंग कर रही थी और थिंग भी अपनी सच्चाई को जानकर काफी खुश हो गया था। इसके बाद हम टाइलर को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड की कब्र पर आकर काफी दुखी था। तभी यहाँ म्यूजिक टीचर आई। उसने टाइलर से कहा, मैं तुम्हारी मदद
मदद कर सकती हो क्योंकि बिना मास्टर के हाइड ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। तब टाइलर कहता है कि मुझे किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। और तब टीचर ने कहा कि मैं हाइड को काफी अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरे डैड भी हाइड थे और हाइड के ग्रुप के बारे में मुझे काफी जानकारी है। तब टाइलर म्यूजिक टीचर के साथ जाने के लिए मान जाता है। उधर पग्स और उसका दोस्त भी हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं जिसमें वो बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। मोर्टिशा वेंसडे को उसकी आर्ट की डायरी देती है क्योंकि अब वो वेंसडे से कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी, जिससे वेंसडे भी काफी खुश होती है। और तब लरिसा दोनों को साथ में देखकर खुश हुई और कहती है कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक हो गया है, इसलिए तुम्हारी पावर्स भी तुम्हें वापस से मिल जाएंगी और मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ तो अब मुझे जाना होगा। फिर लरिसा अब वेंसडे को बाय बोलकर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वेंसडे को लेने के लिए यहाँ पर अंकल आए। वेंसडे खुश थी और दोनों निकलने लगे। इसमें वेंसडे ने एक और साल स्कूल में खत्म कर दिया था। उधर म्यूजिक टीचर भी टाइलर को लेकर शहर से निकल रही थी और वेंसडे अब अपने आर्ट की डायरी पढ़ना शुरू करती है। तब उसे वहाँ पर एक डोर दिखाई दिया। साथ ही वेंसडे को अब एनिट को भी बचाना था जो जंगलों में घूमते हुए छुप रही थी। फिर वेंसडे को अपने आर्ट के विजन नजर आए और एनिट भी वो वेंसडे के विजन्स देख रही थी। दोनों एक दूसरे को ही देखती हैं। इसके बाद हम वेंसडे की नानी को देखते हैं जो अपने घर पर आ गई थी, जहाँ वो एक दरवाजा खोलती है जिस कमरे के अंदर उसने अपनी बेटी यानी वेंसडे की आंट मोर्टिशा की बहन को कैद करके रखा हुआ था, यानी वो जिंदा थी और वहाँ दीवार पर उसने लिखा था कि वेंसडे को मारना होगा और ये चीज नानी ने भी पढ़ ली थी। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।